अरे पीछे कौन कौन है, गर्दन ऊपर उठाना। ओ, तुम्हारा मित्र कहाँ है भाई? है? रूम पे? अच्छा, आराम कर रहे हैं। हम्म, है? जैसे चुरा नहीं होगा, चुरा लेना। अरे हिडन क्यों कर दिया? गाली तो दे रहा होगा, देने दो ना। हिडन है? ये स्वप्नली राज, हिडन भाई, रमन सर क्लासेस, सबको खुला रखा करो। ये तो अपने अपने संस्कार है ना बच्चों के, हमें तो खुशी मिलती है। चलिए जी, नेक्स्ट वीक ये जी शुरुआत करते हैं वायरिंग का। बातें नहीं फिर करेंगे। बातें नहीं दोस्त। चैटिंग बंद कर दीजिए। चलिए जी, वायरिंग सिस्टम की बात करते हैं। वायरिंग एक व्यवस्था है जिसके द्वारा हम लोग इंडस्ट्री, घरों में एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई को लेकर जाते हैं। जैसे पावर सिस्टम में एक व्यवस्था होती है सप्लाई सिस्टम में, जैसे हम 10 कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, तो सप्लाई सिस्टम का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल करंट को या इलेक्ट्रिकल पावर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए एक व्यवस्था। जैसे हमने सिंगल फेज टू वायर, डीसी टू वायर, ये 10 कॉम्बिनेशन अलग अलग से पढ़कर आते हैं। डीसी टू वायर, डीसी टू वायर विद मिड पॉइंट अर्थ, डीसी थ्री वायर, सिंगल फेज टू वायर, सिंगल फेज टू वायर विद मिड पॉइंट अर्थ, सिंगल फेज थ्री वायर, फिर टू फेज थ्री वायर, टू फेज फोर वायर, थ्री फेज थ्री वायर और थ्री फेज फोर वायर। इसी प्रकार से मान लिया हम लोग ये कहें कि हमारे घर में एक सप्लाई आ गई भाई केबल से, सर्विसमैन से, तो हमें अपने घर के अलग अलग हिस्सों में इसे लेकर जाना है, या कंपनी, इंडस्ट्री, अलग अलग हिस्सों में इसको हमें भेजना है। तो इसके अन्य कई सारे रूप हैं, इसको बनाने के अलग अलग तरीके हैं, और ये सभी तरीके हमें वायरिंग में सीखने हैं। फिर जब हम वायरिंग करते हैं तो वायरिंग करते समय हमें कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। मतलब कुछ तो स्टैंडर्ड मेंशन करना पड़ेगा चीज़ों पे। ऐसा तो है नहीं कि दो तार खींच दीजिए, इसमें से आप जहां मर्जी लाइट लगा दो, जहां मर्जी आप पंखे टंगा दो।
मतलब अगर अनसिस्टमेटिक तरीके से हम वायरिंग करेंगे, अनसिस्टमेटिक का हमारा तात्पर्य है पंखा नीचे हो गया और लाइटें ऊपर हो गई, तो अनसिस्टमेटिक है। जब पंखा चलेगा तो कई बार आप भी देखते होंगे घर में, आप ढंग से देख भी नहीं पाते और इरिटेट हो जाएगा आदमी। फिर हमें ये भी ध्यान देना है कि पावर सॉकेट कैसे बनाए, लाइट और पंखे के लिए सॉकेट। यार इसे बंद करके आया करो, जो बच्चा भी आता है ना, बंद कर दिया करो आते हुए ना, फिर ये इसमें दिखता है बोर्ड पे ना। तो बेटा लाइट सॉकेट, लाइट हम जब लाइट सर्किट बनाएंगे, हम लोग जब फैन सर्किट बनाएंगे, तो इनके बारे में हमें ध्यान रखना है। पंखा कितनी ऊंचाई पर लगा ये ध्यान रखना है। ये लाइट सॉकेट्स है जो बने हुए हैं, और नीचे जो लगे होते हैं वो पावर सॉकेट है। तो सब सर्किट लाइट वाले में कितने बनेंगे, पंखे वाले में कितने, लाइट और फैन वाले में, या फिर पावर वाले में कितने बनाएंगे, ये सब चीजें हमारी यहाँ वायरिंग में। फिर देखो वायरिंग अलग अलग तरह की आप देखते भी होंगे अपने, जब ज़्यादातर कॉलेज वॉलेज में जो सरकारी है, पुराने हो गए, इनमें आप देखते होंगे कि एक लकड़ी का फट्टा है जी, इस पे तार बिछे हुए हैं, है जी। कई बार आप देखते होंगे कि गांव में भी करते हैं हम लोग, सरफेस पे पाइप रख के अपना चल जाता है, पाइप पाइप। तो ये हमारा कंडक्ट वायरिंग है, लेकिन ये सरफेस पर है। कई बार आप ये भी देखते होंगे कि बीच में तार रखा, केसिंग और केपिंग, एक फट्टी होती है, फिर अपना फंसा दो ऊपर से, है जी। कई बार आप देखते होंगे कि सीधा तार होता है, उस पर बैटन लगाते हुए चले जाओ। बैटन हमारी जनरली पोर्सलिन की बनी होती है। तो ये हमारी कुछ बेसिक व्यवस्थाएं हैं दोस्त। फिर आप अगर वायरिंग की हम बात करें तो देखो, एक वायरिंग ऐसी भी हो सकती है कि आप सीधे जो सप्लाई आई है, मान लिया हम सिंगल फेज बेसिस पे बात करें, क्योंकि कनेक्शन कहीं भी 3 फेज हो, लेकिन हर हिस्से में जो वायरिंग होती है वो सिंगल फेज बेसिस ही होती है। एक फेज से जैसे ऊपर दे दिया, दूसरे से नीचे, तीसरे से नीचे। तो बेसिकली हम जो वायरिंग कर रहे हैं, मान लिया हमने ये कहा जी 2 तार आए, एक फेज एक न्यूट्रल, और हमने फालतू के झंझट में पड़ने से बढ़िया हमने एक काम कर लिया। ये इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें आपने अपने आसपास में देखी हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत या प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कहा यार हम ये सब सिस्टम बनाने के बजाय हम एक काम करते कि हम यहाँ से सीधे 2 तार को फैला देते चारों तरफ, है जी। और इन 2 तार को फैला के हम ये कर देते कि जब हमें एसी में सप्लाई देनी है तो हम इसमें कट लगाते और एसी में सप्लाई दे देते, स्विच भी लग जाता, स्विच भी लग जाता, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो सर्किट पूरी तो करनी है। पेज वाले में गए कट लगा के स्विच, बहुत जगह करते हैं, कोई नई बात नहीं है। जबकि कई बार जहां नई नई, जब हमारे गांव में भी नई नई लाइटें आई तो लोगों ने फिटिंग थोड़ा ही ना करवा रखी थी कि लाइट आएंगी। पहले खंबे पर तार टंगाया जी, घर में ले आए, देखा ना ये चीजें। अब इतना ज्ञान थोड़ा ना होता है कि ये वायरिंग करो वो वायरिंग करो, एक देसी जुगाड़, कि एक बोर्ड मिला ठीक, नहीं तो होल्डर है जी, होल्डर में छेद होते हैं जी, इसमें स्विच लगा लिया जी। और बल्ब को दिन में बंद कर दें तो उसके लिए भी एक तार को, जो तार आता था उसमें बीच में से काट के स्विच लगा लेते थे जी, इसे डायरेक्ट स्विच को ऑन ऑफ कर लेते थे, करते थे व्यवस्था ये। अब इसी स्विच में से सीधे अपना इसमें होल्डर में से तार ले जाओ, किसी दूसरे बल्ब में ले जाओ, इस दूसरे बल्ब, यही तो सिस्टम था, हमारी व्यवस्था थी। जब थोड़ा सा और जिन्हें जानकारी हुई उन्होंने क्या काम कर लिया जी, बोर्ड लगवा लिए, दीवारों पे टंगवा लिए बोर्ड। तो ये भी वायरिंग देखा जाए तो ये वायरिंग की एक व्यवस्था ही है, रियली में वायरिंग की एक व्यवस्था ही है। और इसे कहा जाता है वायरिंग की सबसे सिंपल फॉर्म, सबसे साधारण फॉर्म यही है। लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक देखने को मिले।
फिर हमने जब धीरे धीरे अपना आगे बढ़ते गए तो लोगों ने अपना फिटिंग करवानी शुरू कर दी घरों में। अब पहले घर बने हुए थे तो खुदाई करना मुश्किल था। रिलेट करो ना अपने आप को, तो आप लोगों ने जब कहा जी फिटिंग करवानी है, ठीक है, पाइप लाए, तार पहले ना दिखे, पाइप में तार खींचे और अपना सीधे सेटल अपना लगाते हुए चले गए। कुछ जगह ये भी सिस्टम नहीं बैठा तो कुछ जगह वही केसिंग और कैपिंग वो अपनाई। जब नए घर बनने लगे तो भाई इसी में अपना अंदर खोदने लगे, कॉन्सिल्ड वायरिंग पर पहुंच गए। तो वायरिंग एक ऐसी व्यवस्था है, इसे आप टेक्निकली बहुत साधारण भी कर सकते हैं और बहुत एडवांस भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा तार भी लगा सकते हैं और बहुत कम तार में भी काम चल सकता है। नमस्ते अंकल जी। बहुत कम तार में भी काम चल सकता है। तो यही चीजें बस हमें कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है यही हमें यहाँ पर सीखना है वायरिंग में। तो लिखा भी है कि विद्युत ऊर्जा के वितरण के लिए आपूर्तिकर्ता मीटर बोर्ड से कई विद्युतीय ऊर्जा खपत करने वाले उपकरणों जैसे लैंप, पंखे और अन्य घरेलू उपकरणों को नियंत्रित और सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से, नियंत्रित मतलब कंट्रोल करने वाले जो स्विचेज है, और सुरक्षा उपकरण के माध्यम से जिन्हें दोस्त हम लोग एमसीबी, एमसीसीबी, एलसीबी ये सब लगाते हैं, है ना, फ्यूज वगैरह लगाते हैं, सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से जोड़ने के लिए तारों का एक नेटवर्क वायरिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब ये है जैसे यहाँ मीटर बोर्ड है तो रियली में इसका मतलब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। मीटर बोर्ड को आप समझेंगे बेटा यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। देखो बेटा आप ये करते हो, अगर एक सिंपल सा वे हम समझे वायरिंग का, तो यहां पर ये पोल है, यहां तक अपना सप्लाई है, ये अपना सप्लाई है जी, ठीक है जी। अब ये बताओ जिसके यहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं है, बिजली चोरी जो करता है? तो इसके यहाँ मीटर नहीं है, ठीक है, ये भी बता रहे नालायकों शर्म करो। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मत बुला करो, कल के दिन तुम भी वहीं जाओगे तो लोग तुम्हारे भी हाथ पैर तोड़ेंगे, ठीक है। ऐसा लगता है ना जब नौकरी से डंडा करते हैं ना अधिकारी कि बेटा कुछ भी हो रिकवरी करवा, बिल जमा करवा, नहीं तो जेब से भरो, तो जाना पड़ता है दोस्त। हाँ, नहीं तो वो छोड़ो कि एक बार आए थे जैसे करनी वैसे भरनी, तो ये भी कांपेगा दूसरों को बोलते हुए। ये देखो जी व्यवस्था ये है, मान लिया हमारे घर में बेटा सिंगल फेज सप्लाई है, तो एक न्यूट्रल वायर और एक फेज जी है जी। ये यहां पर बेटा होता है मीटर। अब मीटर से यहां चलेंगे, ये है आपके घर का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। जैसे ये बहुत सारी जगह व्यवस्था जो है मीटर पोल पर लगना, वैसे ये अनिवार्य किया गया है ताकि रीडिंग वीडिंग में आसानी हो। अदरवाइज इसको घर के अंदर लगाना एक क्राइम है, इसको घर के बाहर लगाना, ठीक है जी। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को बाहर लगाना दिक्कत है, उसे हमने अंदर ही लगाया, अपनी ये अपनी प्रॉपर्टी है जी। तो यहां से जो सप्लाई है हमने यहां भेजी। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में बेटा बहुत सारे, हमारे पास में बहुत सारे एमसीबी, बहुत सारे फ्यूजेस, अलग अलग जगह की हमने अलग अलग लाइनें बना रखी है, ठीक है जी। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, अब हमने कहा जी एक हमारी किसी और कमरे के लिए सप्लाई थी, तो हमने ये भेज दिया जी, इसके लिए हमने ये एमसीबी ले लिया। एक हमारे किसी और हिस्से के लिए था, एक किसी और हिस्से के लिए था, ये फ्यूज का कुछ अरेंजमेंट था जी।
तो कुल मिलाकर इस व्यवस्था को हमें अभी ये नहीं देखना कि ये हम किस तरीके से लेकर गए, ये अलग अलग वायरिंग के टाइप्स हैं। तो ये व्यवस्था हमारी जनरली वायरिंग कहलाती है। अभी ये व्यवस्था है जो हमारी कहलाती है वायरिंग। तो हमने यही चीज बेटा लिखा है कि विद्युत ऊर्जा के वितरण के लिए आपूर्ति करता है यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कई विद्युतीय ऊर्जा खपत करने वाले उपकरण, जैसे हमने पंखे, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, सब चीजें ये, जैसे लैंप, पंखे, अन्य घरेलू उपकरणों को नियंत्रित और सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से जोड़ने के लिए तारों का एक नेटवर्क वायरिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए जो हम लोगों ने देखा है भैया, ये मैंने एक दिन रिवीजन में तो कराई थी ये, हाँ, लेकिन उस समय ये था कि बड़ी तेजी से पढ़ाई थी ये। तो देखो जी, ये हम लोगों ने जो जिक्र किया है नॉर्मली यही अपना पोल से मीटर, और मीटर से देखो हम लोगों ने कहा भेजा है एमसीबी। ये जो हम लोगों ने दिखाई है ये कंट्रोल वाले हैं, और बेटा ये इनको सुरक्षा देने वाले हैं। ठीक है जी। तो हमने अपना यहां से जो लाइनें भेजी यहां आ गए, और यहां से जो लाइनें बनाकर भेजी ये हमने अलग अलग स्विच में भेज दिया जी। अब इन इक्विपमेंट को, जैसे हमने लाइट लगाई और पंखा लगाया, उन इक्विपमेंट को बेटा कंट्रोल यहां से मिल जाएगा और इनको सुरक्षा यहां से मिल जाएगी। ऑलरेडी सुरक्षा के लिए जो हम इस्तेमाल किया करते हैं, ये कुछ बेसिक चीजें हम लोगों ने इस्तेमाल की है। जैसे चाहे आप घर की बात करें, चाहे आप किसी इंडस्ट्री की बात करें, सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें, एक होता है हमारे पास बहुत ही बेसिक है बेटा फ्यूज। तो फ्यूज में हमने देखे किटकैट फ्यूज, लेकिन किटकैट फ्यूज आप कम रेटिंग के लिए और ज्यादातर गांव देहात वाले एरिया में अभी भी करते हैं। ठीक है, कम रेटिंग के लिए करते हैं, जहां लोड बहुत कम हम लोग इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पर ठीक माना जाता है। फिर हम लोग चले जी HRC फ्यूज की तरफ। तो हम लोगों ने इंडस्ट्री की तरफ मूव किया। HRC फ्यूज बहुत कम हम डोमेस्टिकली देखते हैं, जहां पर लोड भारी भरकम है वहां पर हम लोग कर लेंगे। फिर हम फास्टेस्ट स्विच की तरफ अगर चलें तो आजकल तो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो जमाना पूरा डिजिटल होता चला जा रहा है। तो हमारे जो सेमीकंडक्टर फ्यूज है, सेमीकंडक्टर फ्यूज कुछ और बीमारी से नहीं, ये हमारे वही पावर डायोड, मॉसफेट, बीजेटी, इन सब के यूज से है। अगर आप लोगों को याद हो तो बेटा हमने तो SCR को भी यूज किया था एक स्विच के तौर पर, है ना, सेमीकंडक्टर स्विच, तो वो फास्ट है। फिर अगर सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग देखें तो बेटा बहुत ही कॉमन होता है जो घरों में, वो होता है MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगर इंडस्ट्रियल पर्पज से देखें तो बेटा होता है MCCB, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। अगर घरों में भी बहुत जगह हम लोग लगाते हैं, लेकिन अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। घरों में भी हम RCCB, ELCB इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही है कि जानकारी होनी चाहिए लगाने वाले को भी, और भाई जो लगवा रहे हैं उनको भी जानकारी हो कि भाई इनका फायदा क्या है, होना बहुत जरूरी है। शॉर्ट या फिर कहें कि करंट नहीं लगेगा यदि ELCB या RCCB लगे हुए हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से तो ये चीजें हो गई हमारी। कंट्रोल करने के लिए अलग अलग स्विच है, जैसे नॉर्मली ये तो हमारे ऑन ऑफ स्विच के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन आप लोगों को ये बता दूं कि देखो इसमें भी बेटा एल्युमिनियम, इसमें भी कॉपर, इसमें भी ब्रास, तो इनमें भी नॉर्मली आपको बताऊं तो ब्रास पर स्पार्किंग या चिंगारी का प्रभाव बहुत कम होता है। तो जो अच्छे फ्यूज होते हैं, ये वैसे बता रहा हूं जनरल आपको, जो अच्छे स्विचेज होते हैं इनके पीछे जो ये पत्ती लगी होती है ना, वो ब्रास की होनी चाहिए। थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन अच्छा होता है। कॉपर पर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है चिंगारी और स्पार्किंग का। तो जो वायर है वो कॉपर की होती है, लेकिन जो पीछे पत्ती लगी होती है इस पे, वो ब्रास की होनी चाहिए, वो अच्छा स्विच माना जाता है। तो ये हमने एक व्यवस्था दिखाई है वायरिंग के लिए।
अब देखिए बेटा कि अगर आप वायरिंग करने का सिलेक्शन करें तो आपके लिए बेसिक क्या क्या चीजें होंगी कि किसके आधार पर आप वायरिंग करेंगे। सबसे पहले कि वायरिंग को नमी या पानी और आग वाले स्थान से दूर करना चाहिए, ये तो मानते होंगे। अदरवाइज वही है, नमी वाले में रखेंगे तो बेटा मॉइस्चर हो गया। अगर मॉइस्चर होता है तो कई बार, नॉर्मली एग्जांपल दे दूं आपको, कई बार आप देखते होंगे कि घरों के दीवार में करंट आ जाता है जी। इसका तात्पर्य यह है कि आपने वायरिंग को प्रॉपर इंसुलेट करके नहीं किया है। अगर जैसे कहा टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका इंसुलेशन पिघलने का डर होता है, तो तब भी वो बेयर कंडक्टर हो जाएगा बिना इंसुलेशन वाला, तो तब भी दिक्कत है। तो सबसे पहला है कि वायरिंग को नमी या पानी और आग वाले स्थान से दूर करना चाहिए। दोस्त तुम बहुत दिन के बाद दिखाई दिए, क्यों? तबीयत का ऑप्शन ही नहीं होता दोस्त, इस उम्र में तबीयत का क्या ऑप्शन है? अभी तो जवान हो, जवान भी का, अभी तो धीरे धीरे जवानी की तरफ चल रहे हैं। आजकल बच्चे जवानी देख ही नहीं रहे, बचपन से सीधा बुढ़ापा। कितनी उम्र है आपकी? 20-21 साल में ये हालत है? बड़ी कलाकार आदमी हो। 20-21 साल में तो बीमारी नाम का शब्द जबान पे भी नहीं आना चाहिए दोस्त। वायरिंग को नमी या पानी और आग वाले स्थान से दूर करना चाहिए। देखिए वायरिंग में कम से कम वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा फैक्टर है। इसलिए अच्छा फैक्टर है, मान लिया आपने वायरिंग एक उचित कंडक्टर मटेरियल का नहीं किया। देखो वायरिंग के लिए और वाइंडिंग के लिए बेटा अच्छा माना गया है कॉपर को, और ट्रांसमिट करने के लिए अच्छा माना गया है एल्यूमिनियम को। तो देखो अगर हम लोग अब मेटल की बात करें तो मेटल तो कॉपर भी है, मेटल तो एल्यूमिनियम भी है, मेटल तो आयरन भी है, मेटल तो स्टील भी मिल जाएगा, मेटल तो आपको लेड और टीन में मिल जाएगा। जिसकी रजिस्टिविटी ज्यादा होगी यदि हम उससे वायरिंग करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप डेफिनेटली ज्यादा होगा। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भाई यहां से आई तो 220, लेकिन बल्ब तक आते आते हो गए बेचारी 130 या 190 हो गई, तो ये जबरदस्ती का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो नहीं होना चाहिए। फिर ये है जी, वायरिंग का मूल्य उचित होना चाहिए, सिल्वर से नहीं करेंगे ना, है ना? मतलब ये भी हमें ध्यान रखना है। हाँ भाई, आप लोगों में से कोई हो राजा महाराजा तो सिल्वर की भी करा ले, क्या दिक्कत है? फिर जो कराएगा तो हम बाकी को ये बता दें कि कहाँ करा रखी है सिल्वर की वायरिंग, और क्या, बाकी अपने आप निमट लेंगे उससे। तो वायरिंग का मूल्य उचित होना चाहिए। ऐसे सिल्वर की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे ऐसे फैक्टर है। देखो अगर आप जिस चीज की आवश्यकता नहीं है अगर उसको जबरदस्ती इन्वॉल्व करेंगे तो वो भी ड्रॉबैक है। हमारे इलेक्ट्रिकल में उस चीज का बहुत बहुत ध्यान रखा गया है। आप ये नहीं कर सकते कि मुझे तो आज बड़ी वीकनेस फील हो रही है तो एक काम करता हूं मैं 4 विटामिन की टैबलेट खा लेता हूं। तो हम ये नहीं कर सकते कि हम पूरे महीने की ताकत एक दिन ले लें। हम ये कुछ ना कुछ जब वायरिंग कर रहे हैं तो हम ये नहीं कर सकते दोस्त कि बस सारी अच्छाइयाँ एक में डाल दें। हमें ये देखना है कि भाई किस लेवल तक फायदा है। अगर आपको ये कहा गया है, एक नॉर्मली बात करें कि क्लीट वायरिंग जब आप करें कि जो आप क्लीट लगाएं वो 30 से 60 सेंटीमीटर नॉर्मली आप दूर रखें। तुम जबरदस्ती ना जी मैं तो 10-10 पे लगाऊंगा, पैसे की वेस्टेज है ना, बर्बादी है। आपको कहा गया है कि इस काम के लिए बहुत सारे फैक्टर है, सिल्वर नहीं कॉपर वायर भी है। हमने कहा जी नॉर्मली अगर देखा जाए तो कॉपर वायरिंग में अगर आप फैन या लाइट की बात करते हैं तो 1 mm का तार से वायरिंग चल जाती है। ठीक है जी, 1 mm बढ़िया। एल्यूमिनियम से करेंगे तो आपको फिर ये 1.5 से ऊपर ले जाना पड़ेगा।
लेकिन जब हम पावर सर्किट की भी बात करते हैं, एल्यूमिनियम में जहां हमें 3 से ज्यादा पर जाना पड़ता है, वही कॉपर में वो काम 1.5 कर देता है जी। तुम जिद करो ना जी, हम तो 1.5 नहीं, हम तो कॉपर की ही 4 mm के लगाएंगे, तो गलत है ना, तो वो जाती है वेस्टेज। तो हम लोगों ने यहां पर बेटा ध्यान ये देना है कि वायरिंग का जो मूल्य है वो कम होना चाहिए, उचित होना चाहिए। वायरिंग की आयु लंबी होनी चाहिए, ये भी हमें ध्यान देना है, हमें बार बार वायरिंग को बदलना ना पड़े। तो एक ही बार में आप इस तरीके से सब सेटिंग बिठाकर वायरिंग करें जिससे वो लंबे समय तक चल जाए। फिर ये है कि वायरिंग को यांत्रिक चोटों से बचाव होना चाहिए, एक सेफ जगह पर हमें वायरिंग करनी चाहिए। देखो एक उदाहरण देता हूं, यहां बाहर की तरफ एक केबल है ना, ये यांत्रिक सुरक्षा इसे नहीं दी गई। आप गाड़ी लाओगे इसके ऊपर कोई तो लाओगे, तो वो यांत्रिक रूप से सुरक्षित नहीं है। अभी तो जैसे ठेकेदार जी को ये लग रहा है कि बड़ा मोटा केबल है, टूटेगा नहीं, लेकिन ये 1 महीना, जहां इसकी लाइफ 10 साल से 15 साल की थी, अब इसकी साइल जो ईयर रहेगा इसकी उम्र का, वो 1 साल भी मुश्किल रहेगा। क्यों, जब गाड़ी सर्दी में खासकर जब गाड़ी आएगी जाएगी, इंसुलेशन टूट जाएगी, वायर टूट जाएगी। तो कहाँ 10-15 साल तक ये चल सकता था और कहाँ भी ये 6 महीने साल भर चलेगा। तो यांत्रिकी, अब यही तार है बेटा जो हम लोगों ने किया है। देखो ये वायर बाहर है, तो वो यांत्रिक रूप से सुरक्षित नहीं है, कोई सफाई भी कर रहा है, कहीं फंस गया तो वो खींचेगा, टूटने का भी डर है। जो इसके अंदर है ये प्रॉपर, ये यांत्रिक रूप से इन्हें सुरक्षा दी गई है, वो भी उसके पाइप के अंदर रख के सुरक्षित किया गया है। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि मैकेनिकली अच्छी हो वायरिंग। तो ये हमारे कुछ फैक्टर है। तो पहला हो गया कि नमी से, पानी से, आग से दूर रखें। दूसरा हो गया वोल्टेज ड्रॉप कम हो। तीसरा हो गया सस्ता हो, उम्र लंबी हो, और मैकेनिकली ये स्ट्रोंग हो। ये हमारे कुछ फैक्टर है। नेक्स्ट देखो, ये बड़े जरूरी है बेटा, यहां से कुछ फंसने का चांस जरूर रहता है। देखो ये बहुत ही खास है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की जरूरत है। हमने लिखा है कि इंडियन स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूट है, इसकी फुल फॉर्म भी लिखिए, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसकी बेटा फुल फॉर्म रखिए कि वायरिंग से संबंधी कौन कौन से नियम है। प्लीज बात है नहीं दोस्त, अरे इसको यही याद कर लो यार। मैंने कहा कि एक चैप्टर में पूरे 2 आवर के लगभग लगेंगे, तो यहाँ अपना याद करिए, इंपॉर्टेंट चीजें यही मेंशन कर लो, हो गया अपना। देखो पहला पॉइंट ये है, मान लिया आपको कहा जाए कि क्या एसी डीसी, ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, बातें कर रहा हूं आपके साथ में, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मैंने आपको कल भी जिक्र किया था कि जब मैं बच्चे से ये बात कर रहा था कि भाई किस तरीके से, एक बच्चा जो हमारा 2019 वाला था, ये जो आया था, ये नहीं, इससे पहले एक बच्चा, तो पेपर में 5-7 सवाल ऐसे थे जो डायरेक्ट थे, अदरवाइज सवाल थे जो अपने आप पढ़ के अपना दिमाग लगा के आंसर करने थे। ये जमाने तो गए कि किताब से डायरेक्ट छपेंगे, चाहे हमारे चचा की किताब है, ताऊ की किताब है, मोहन बाबू, सोहन बाबू, किसी की किताब है, नहीं छपेगा। तो हमें क्या लगाना है, किताबें तो अब सिर्फ इसलिए बेटा कि प्रैक्टिस करो, पेपर नहीं आना। पेपर आना है पूरा का पूरा अपनी थ्योरी के कॉन्सेप्ट से। तो उस बच्चे से मैंने पूछा कि तुम्हें पेपर देके कैसा लग रहा था, कि सर पेपर देके बहुत बेकार लगा, मुझे लग रहा था कि मेरा नहीं होगा। मैं कहा क्यों, ऐसा क्यों? कि सर 5-7 सवाल तो डायरेक्ट थे, अदरवाइज सब सवाल ऐसे थे जिन्हें मुझे, जो मैंने थ्योरी पढ़ रखी है ना, अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करके पढ़ के प्रॉपर आंसर करने थे, और मैं वही करके आया। तो इन सवालों को, जो मैं आपको नॉर्मली कहानी के रूप में चीजें सुना रहा हूं, इन्हें आप चाहे नहीं ना भी लिखें, लेकिन ये आपके अंदर इस टॉपिक को लेकर सोचने की क्षमता बढ़ाएंगे। इसको लेकर आप सोच पाएंगे कि हाँ यार, सर उस दिन ना ये भी बात कर रहे थे, सर उस दिन ये जिक्र कर रहे थे, एक कहानी चल रही थी। तो बेटा ये कुछ नियम है। देखो एक नियम दिया गया कि आप अगर डीसी और एसी, मान लिया इस कमरे में कुछ लोड ऐसे हैं जो डीसी से चलेंगे और कुछ ऐसे हैं जो एसी से चलेंगे,
तो ये कहा गया कि डीसी और एसी की जो लाइनें हैं वो अलग अलग से आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, अलग अलग बनानी पड़ेंगी। तो पहला है कि एसी तथा डीसी वायरिंग के सर्किट अलग अलग होने चाहिए। फिर देखो जी, जब हम लोग बात करेंगे 3 फेज सप्लाई के तारों को, रेड, येलो और ब्लू, ये हो गए फेज के। न्यूट्रल को देखो काले रंग से, न्यूट्रल तार को काले रंग से, और ग्राउंड को या अर्थ वायर को ग्रीन कलर से दर्शाना है जी। ठीक है भाई। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, यदि किसी सर्किट में वोल्टेज 250 वोल्ट से अधिक है तो उसके मेन स्विच पर खतरे का निशान जरूर लगाना चाहिए। वायरिंग करते समय ना लगाएं, डेंजर नोटिस या एक निशान जरूर मार्क कर दे कि भैया खतरा है, वही अड्डे वाला। तो 250 वोल्ट से अधिक यदि वोल्टेज है तो उसके जो मेन स्विच है उस पर खतरे का निशान जरूर लगाएं। ये हमारा नियम हुआ जी। फिर नेक्स्ट चलो, नहीं लिखा गया। अब देखो बेटा, जो ये चीज है बोर्ड पर, ये लिख लो इस पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर ये लिख लो कि एक सवाल आपके एग्जाम में रखा हुआ है 100%। ये लिख लो इस पेज पर, ये लिख लो कि इस पेज से एक सवाल पक्का है, एक सवाल पक्का है जी। हम इस बार की बात कर रहे हैं, जो आ गया उसकी नहीं। अब छाप दिया है पेपर में एग्जामिनर ने, हमें रात बताया सपने में। ठीक है जी, छाप दिया है, लेकिन गलती नहीं दोस्त। देखो फिर से बता दूं, इसमें सवाल ये डायरेक्ट नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है। क्या कहा है कि किसी भी उप सर्किटों में, जो सब सर्किट हम बनाते हैं, पॉइंट्स की संख्या 10 और लोड 800 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो सर्किट है बेटा, ये है फैन और लाइट। नॉर्मली जो आप ये वाली बात कर रहे हैं, सब सर्किट बनाते हैं ना, एक मेन सर्किट होती है, फिर सब सर्किट निकाल के बनाते हैं हम। सब स्टेशन कहां से आ गया घर में? कुछ भी मार पड़ेगी, ऐसे हरकतें करो, घर में सब स्टेशन बता रहा, बताओ यार। और वैसे भी इसका बस चले तो घर में ट्रांसफार्मर पर सब रख दे। तो ये पेपर में बहुत आता है बेटा, पॉइंट कितने हो। अरे जब बिजली की फिटिंग करते हैं ना, जो बिजली की फिटिंग करते हैं तो पॉइंट के आधार पर की जाती है। मतलब जो ठेका लेगा आपसे वो पॉइंट के आधार पर लेंगे कि इतने रुपए एक पॉइंट का लूंगा मैं। ये हमारी लाइट और फैन के लिए है। पावर के लिए 2 और 3000 पावर के लिए। अरे तुमने देखा होगा ना, कुछ स्विच पे लगा होता है 5 एम्पियर, कुछ पे लगा रहता है 16 एम्पियर। तो 16 एम्पियर वाले ये सब पावर में है, जैसे वो बोर्ड लग रहा है नीचे। ठीक है भाई, हाँ तो इसी में आएगा ये सब। फिर इसके बाद है लाइट और पावर लोड के लिए अलग अलग सर्किट होना चाहिए। या ये रूल हम लोगों ने वायरिंग में ज्यादातर फॉलो किए हैं। देखो जी, अब इसके बाद में देखो, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग आएगा। इसके लिए 1.5 से 2 mm वायर है, उसके लिए पूरा एक है। कॉपर की बात कर रहा हूं मैं। यहां नेक्स्ट आ जाओ, देखो दोस्त, ये वोल्टेज वेरिएशन नहीं है, ये वोल्टेज ड्रॉप है। वोल्टेज वेरिएशन अगर आपको याद हो तो लो में 6, मीडियम 9 और 6, एक्स्ट्रा हाई में जब चले जाओगे तो 12.5 और 10। ठीक है जी, वो वोल्टेज ड्रॉप है। रूल नंबर 55।
ओ सॉरी 54 ना, 55 तो, हाँ 55 हमारा फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। ये जो हम लिख रहे हैं ना दोस्त, ये वेरिएशन नहीं, ये वोल्टेज ड्रॉप है। वोल्टेज वेरिएशन और वोल्टेज ड्रॉप दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये कह रहा है कि जब सर्किट में फुल लोड करंट फ्लो हो तो 3% से अधिक वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहा कि वायरिंग में कितनी वोल्टेज ड्रॉप तक बर्दाश्त की जा सकती है, तो आप कहना जी 3% तक बर्दाश्त की जा सकती है। हमने लिखा कि एक सवाल इस पेज में से डेफिनेटली आएगा। अब सवाल ये भी आते हैं, देखो जरूरी नहीं यही मिले हमें, कई बार ये मिलता है हमें। ये तो हमारी सब सर्किट हो गई। ये कहता है कि 5 हमारे पंखे है जी, 6 हमारी लाइटें थी, है भाई, 5 हमारे छोटे और कुछ बल्ब या छोटे को टेबल फैन कुछ दे दिया, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए मान लिया हमें कितनी सर्किट डिजाइन करनी है, 16 हो गए टोटल, 16/10। तो 1.6 तो होता नहीं, हम कितने करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है जी। ये सब सर्किट है दोस्त, 2 सर्किट्स में कितनी बना सकते हैं, 20 सब सर्किट, 10 एक में, 10 एक में। तो इस तरीके से अपना ऐसे भैया कैलकुलेशन कर लीजिएगा जी। तो इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। चलो जी, लिख लिया आपने ये। अब जैसे 11 भी आ जाते हैं, एक में 10 ही देंगे ना, एक के लिए फिर तुम्हें अलग से बनानी पड़ेगी पूरी। ये भी भाई बहुत खास है। ये भी बहुत जरूरी है। देखो जी, पंखे की ऊंचाई जमीन से कम 2.5 मीटर या 9 फीट हो। जमीन से क्लियरेंस मिले 9 फीट, यानी 10-10.5 फीट का अगर तुम्हारी छत है तो भाई नीचे भी लटकेगा ये पंखा, है जी। तो क्लियरेंस है वो 9 फीट है। हाँ 1 मीटर तो वो मान लो, और 10 फीट की हाइट को स्टैंडर्ड मानते हैं ना, तो नीचे से क्लियरेंस वही आएगी अपना। अब देखो लाइट से हमेशा याद रखना कि लाइट बिंदु की ऊंचाई 2.25 मीटर, लाइटें नीचे लेवल पे हो और पंखा ऊपर हो, ठीक है। अगर तुमने लाइट को ऊपर लगा दिया और पंखा नीचे, तो घूमेगा तो कुछ दिखने वाला नहीं तुम्हें। कोई बात नहीं, लाइट की बात चल रही शायद। तो देखो जी, पंखे की ऊंचाई 2.5 मीटर और लाइट की जो ऊंचाई है वो 2.25 मीटर हो। सभी जो बोर्ड लगाते हो, जैसे वो बोर्ड लगा है, सभी जो बोर्ड लगाते हो वो जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाए होने चाहिए, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। अभी देखो क्या क्या चीज सिखाई तुम्हें, पंखा 2.5, लाइटें 2.25, ये बोर्ड हमारा 1.5 मीटर होना चाहिए। अगर ये हमने अर्थिंग में भी जिक्र किया था, देखो 220 230 के लिए तो हम एक अर्थिंग की बात करते थे बेटा, लेकिन यदि 440 वोल्ट है तो इसके लिए हमें डबल अर्थिंग करनी पड़ेगी। और यही लिखा भी है कि 440 वोल्ट पर चलने वाली सभी मशीनों की डबल अर्थिंग होनी चाहिए, ठीक है जी। ये बड़े जरूरी पॉइंट है बेटा, यहां ना पेपर में आए भी है, लिख लिया जी। तो इनको बहुत छोटे छोटे की पॉइंट में लिखिए कि पंखे की, और याद रखने का अगर मैं तरीका बताऊं, पंखा बना दिया, टू 2.5 मीटर, इससे थोड़ा नीचे
लाइट लगा लीजिए 2.25 मीटर। इससे थोड़ा सा नीचे स्विच बोर्ड है जी 1.5 मीटर। अपनी कॉपी के पहले पेज पे ये बना लो। भाई तुम्हें जरूरी है क्या ये लिखना? अपनी नोटबुक के पहले पेज पे ये सिंबल्स और ये चीजें लिख लो। ठीक है जी। अब जैसे आपने मान लिया, इससे पहले वाला भी था, कम शब्दों में काम की चीज बता रहा हूं मैं। जैसे ये 3000 वॉट है पावर, पावर से दिमाग में आता है हीटर। हीटर बना लिया, समझ में आ गया जी। हमें पावर सर्किट है 3000 वॉट और 2 पॉइंट, पंखा और लाइट में 10 पॉइंट और 800 वॉट। 440 के लिए डबल अर्थिंग करनी है। कल सवाल लेके आना, वैसे नहीं मुझे समझ आता, मतलब सवाल लेके आना क्या है। सवाल लाओगे तो बिल्कुल बताएंगे। 4 लाइटें हैं, 4 पंखे, मैं बता रहा हूं, मैं वही तो कह रहा था, काउंट कर लो इनको। ठीक है जी। एक पे 10 चला सकते हो सब सर्किट, तो कितनी सर्किट बनानी है उस तरह के सवाल पूछता है। और हमने ऑलरेडी आपको पेपर में पूछा था। सवाल लाना, बिल्कुल करवाएंगे तुम्हें। चलो बेटा यहां सीखते हैं वायरिंग सिस्टम की विधि। वायरिंग प्रणाली की मुख्य हमारी कुछ 2 विधियां हैं। एक होती है ट्री सिस्टम। देखो ट्री सिस्टम का मीनिंग क्या है बेटा। यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। ठीक है भाई बच्चों। अब हम बात कर रहे थे गांव देहात में सबसे सिंपल वायरिंग की। चलो एक तरीका और बताते हैं। आपने घरों में दिवाली पर लड़ियां लगाते हो, अब वहां तुम लूप इन और बाकी वायरिंग में तो समय या पैसा खराब नहीं करते। आपको बहुत सारी लड़ियों को कनेक्शन देना है, तो आप जो बोर्ड होता है इससे 2 वायर को अपना ये फैला दीजिए, 2 वायर। ठीक है भाई बच्चों। पहली लड़ी को तुमने यहां से इसे थोड़ा सा कट मारा जी, और इस पे तार बांधा जी, टेप मारा, मार दिया, नहीं तो चलो जी। नालायक को शादी ब्याह, इससे बाहर भी आ जाओ कुछ। अबे त्योहारों पे शादी, शादी बेरोजगारी में शादी की जल्दी लग रही है इन्हें। अभी तो रिश्ते आ भी गए तो मैं मना करवा दूंगा कि भाई ये पर्दे लिखते हैं नहीं, अभी कुछ नहीं है मामला इन पे। हाँ, जो विशाल आया था ये लड़का परसों कल, तो ये बता रहा था कि जिस दिन से सर मैं जेल लगा, इतने डेली के अति हो रखे, बिल्कुल 2 से 3 फोन डेली कि यहाँ से रिश्ता, यहाँ से ये शादी 20 लाख की कर देंगे, ये 30 लाख की कर देंगे, ये 50 लाख की कर देंगे। मगर बहुत बढ़िया भाई, इसी को बढ़िया पॉजिटिव लेके पढ़ लो भाई। तनख्वाह तो अलग है और ऊपर की कमाई भी अलग है, 30-40 लाख तो अलग है, ये तो अलग है ही। मैं ऐसे ही बोल दिया, लेकिन बेटा 50 लाख की शादी करेगा तो फिर एक चीज का तैयारी कर लेना कि सर क्या, मैंने कहा खाना खुना बनाना ये सब सीख लेना, घर में जब ड्यूटी जाएगा झाड़ू पोछा करके जाना, आकर फिर अपना पूरा प्रॉपर बच्चों को भी देखना। ठीक है, और फिर आके खाना भी बनाना और सुबह का नाश्ता बना के भी जाना, और मैडम को यही बेड पे चाय भी देने जाना। ठीक है भाई, तो मैं इस चीज के लिए भी तैयार रहना। जो 50 लाख रुपए देगा इसका मतलब आपके पूरे जीवन को खरीद लिया दोस्त।
आपका कोई अधिकार ही नहीं, 50 लाख कम कीमत होती है क्या, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो नहीं नहीं सर, मुझे ऐसे चक्कर में पड़ना ही नहीं, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो हमारी फैमिली को चला सके। मैं कहा, ये बढ़िया, अगर ऐसा है तो। ये तो अपाहिज लोगों के काम है रियली में। लो जी, ये काम हो गया है, ये वायरिंग है दोस्त, ये अलग अलग लोड है या और कुछ नहीं है, ये वही जो लड़ी के बल्ब टिमटिमा रहे हैं, और क्या है, कुछ अलग से व्यवस्था तो नहीं की, अपना आप लगाते चले गए। ये हमारा ट्री सिस्टम है जी। अब ट्री सिस्टम इसे इसलिए कहा कि जैसे पेड़ की मुख्य, जो एक मुख्य हिस्से होता है ना, और उससे अलग अलग फिर शाखाएं होती, तो ये इसीलिए कहलाया ट्री सिस्टम। ये देख लीजिए, यहां से अपना वही, ये डबल डीपी जो मेन स्विच है, इसका मतलब होता है डबल पोल। ये ऐसे बंद होगा, ऐसे खुल जाएगा। ट्रिपल पोल भी होते हैं। हाँ जी। तो ये हो गया जी हमारा वायरिंग सिस्टम में। देखो, ट्री सिस्टम इस विधि में वृक्ष की भांति मेन लाइन से अनेक ब्रांच लाइनों को टैप किया जाता है। ठीक है जी। अभी हम ये नॉर्मल एक वायरिंग की बात कर रहे हैं। अभी हमारे आप लोगों के पास में एक अलग से चैप्टर दिया गया है, कंट्रोल पैनल और इंडस्ट्रियल वायरिंग। ठीक है जी। वैसे हम इसी में काफी कुछ चीजें कवर कर लेंगे, लेकिन अगर समय लगा तो थोड़ा उसका भी आइडिया दे देंगे। इस विधि में मेन लाइन का तार को मोटा रखा जाएगा, ज्यादा लोड तो इसी पर है, वह ब्रांच लाइनों के तार को पतला रखा जाता है। इस प्रणाली का प्रयोग समुद्री जहाजों में किया भी जाता है। तो देखो यार, मैंने आपको ये कहा था कि जो हम नॉर्मल घरों में शुरुआत में वायरिंग कर रहे थे, ये हमारा वैलिड वायरिंग का सिस्टम है। हाँ, ये जरूर था कि हमें जानकारी के अभाव में हम वो वायरिंग सिस्टम अपना रहे थे जो समुद्र के जहाजों में करना था। ठीक है जी। तो शुरुआत में जो हम घरों में कर रहे थे कि भाई हमारे पास 2 मेन तार आ गए, भाई इनको एक काम कर लो जी, इनको सारे में अपना फैलवा दो और उनसे कट लगा के अपना बल्ब को टंगा लो जी, बल्ब टंगाओ। और शुरुआत में तो जो टीवी चलाते थे, कलर तो था नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट को, तो वो स्विच तो होता नहीं था या बोर्ड नहीं होता था, अपना स्विच लगाया या तार ही मिल गए, इसके तार लगाए जी, और अपना जो होल्डर होता था इसी में लगा के माचिस की तीलियां लगा दी इसमें, जिससे लेना। तो ये सिस्टम तो अपनाते थे ना बस। तो ये हमारा एक तरह से ट्री सिस्टम है। देखो, इसमें भी कंट्रोल आप करेंगे, हमने लगा रखे हैं बकायदा। देखो फ्यूज विद ना, यहाँ भी अपना यही लगे, अपने लाइटें 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 अपना लगा लो। तो ये कहलाता जी हमारा ट्री। अब देखो, है रिस्की नहीं, ऐसा नहीं है। रिस्की तो तुम्हें तब लगा जब मैंने तार बताए तुम्हें इसमें होल्डर में, वो तो देसी जुगाड़ था ना। देखो, इसमें एडवांटेज है, तो ये तो हमें देखते ही पता चल गया कि भाई तार कम लगना है, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल लूपिन वाला है उसमें तो बहुत सारे तार लगेंगे, अलग अलग सर्किट डिजाइन होती है। इस प्रणाली में तार कम लगती है, अतः सस्ता है, वायरिंग करने में समय कम लगता है। भाई इसे अगर तुम इसे अपना रहे तो 1-2 आदमी पूरे घरों में फैला देगा ऐसे तो। फिर डिसएडवांटेज है कि 200 को ढूंढने में कठिनाइयां होती है। इसमें मेन समस्या ये है कि भाई फॉल्ट एक्चुअली हुआ कहाँ है, ये ढूंढने में दिक्कत है, क्योंकि पूरी एक ही लाइन है। अगर अलग लाइन है तो अलग अलग लाइन है, तो जिसमें फॉल्ट होगा वही लाइन नहीं जलेगी या वही लाइन काम नहीं करेगी, तो हमें पता है कि इसी लाइन में अपना कोई दिक्कत है। तो फॉल्ट का डिडक्शन हमारा इजी होता है अन्य में। फिर वोल्टेज ड्रॉप अधिक होती है। वोल्टेज ड्रॉप इसलिए क्योंकि आपने लंबे तार को, मेन को इसे ही यूज किया है, तो लंबाई बढ़ी तार की, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा, तो भैया यहां पर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा है। फिर यह है कि प्लग और स्विच के विभिन्न आकारों के कारण, देखो प्लग या स्विच हमने इसलिए कहा जो मेन के साथ में लगेंगे,
वो अलग है मोटे तार के हिसाब से, और जो अन्य ब्रांचेज में लगेंगे वो पतले हैं। तो प्लग और स्विच के विभिन्न आकारों के कारण ट्री सिस्टम दूसरों की तुलना में अधिक महंगे। ये वायरिंग महंगी नहीं है, मैं प्लग और स्विच की बात कर रहा था। ये वायरिंग का सिस्टम यानी तारवार महंगे नहीं है, मैं कह रहा हूं कि इसमें अलग अलग आकार के लगेंगे, कोई मोटा है कोई पतला है, तो प्लग व स्विच हमारे यहां पर महंगे आएंगे। चलो जी, नेक्स्ट है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अच्छा, ये कितने लोगों ने देखा है नॉर्मली? है जी, नहीं देखा क्या? अरे यार, ये तो आपने बड़ा कॉमन है, तो देखा होगा आपने। जो हम अब वायरिंग की बात कर रहे थे यही तो है, और क्या है। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग हमने कहा इस प्रणाली में सबसे पहले सप्लाई को मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में दी जाती है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सप्लाई भिन्न भिन्न ब्रांच और सर्किट को दी जाती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है यहां से फिर अलग अलग उन्हें दे दिया, और सबके लिए जो सर्किट डिजाइन करेंगे वो अलग अलग है। इस ब्रांच सर्किटों को अलग अलग फ्यूज, सुरक्षा देखो, फ्यूज या एमसीबी से जोड़ा जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि इस एसी का, इस पंखे का, इसका एक एमसीबी है, अलग है। अगर ये पंखे में कोई दिक्कत है और ये जलेगा फूकेगा तो उसकी एमसीबी वहां से अलग ही डाउन हो जाएगी। तो इसके बाद इस प्रकार के प्रणाली में टेप लगाकर जोड़ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? जब सबके अलग अलग सर्किट है तो तुम टेप लगा के क्या जोड़ोगे भाई, कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबकी पूरी कंप्लीट सर्किट है वहां से। तो सारे के सारे हमारे एक साथ एक सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। फिर इसमें दिया गया है, देखो ये वो प्रैक्टिकली सिस्टम है जो आप लोगों के दोस्त घर में भी होता होगा। देखो जी, ये वो प्रैक्टिकली व्यवस्था है जो आप लोगों के घरों में भी होती है। अब वही मीटर आ गया, मीटर से अपना एमसीसीबी में भेज दिया। मॉडल के सर्किट ब्रेकर हमने 3 फेज सिस्टम पे बात कर ली। इसके बाद में हमने अलग अलग जगह अपना भेज दिया, ये अलग अलग सब सर्किट्स बनाई। एमसीबी तो एमसीसीबी मेन होती है, 1600 एम्पियर तक झेल सकती है। तो एक एमसीसीबी कई सारी सब सर्किट्स को कंट्रोल दे सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं कहें। तो यहां से हमने अलग अलग ये ले लिया जी, एक इधर ले गए, एक फेज, तीनों के लिए अलग अलग डिजाइन कर लिया। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हम डिजाइन करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जो हम डिजाइन करते हैं। तो हम जैसे 3 फेज लाते हैं घर में, तो 3 फेज को ऐसे नहीं कि सब जगह फैलाओ, एक को अलग फ्लोर पे, एक को अलग फ्लोर पे, इस तरीके से डिवाइड करके रखते हैं। तो एक फेज को अपना यहाँ ले गए, इसे हम लोगों ने चलाया, जितने भी लोड है अपना यहाँ भेज दिए। इसके बाद हमने अलग में यहाँ भेजा, ये सब सर्किट्स में अलग भेजा, ये हम लोगों ने अलग सब सर्किट्स में भेज दिया जी। तो अलग अलग फेज को हम लोगों ने अलग अलग डिवाइड कर लिया जी। उसके बाद में देखो, आप ये सोचने की कोशिश करो कि क्या हमें इसमें कहीं भी टेपिंग लगाने की जरूरत पड़ी है? नहीं। क्यों? सारी सर्किट हमारी आकर यहीं पूरी होती रहेंगी। तो देखो, इसी को बेस मानकर बेटा कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है। देखो क्या है कि इन प्रणाली में प्रत्येक बिंदु पर एक समान वोल्टेज प्राप्त होती है। क्यों? सारी सर्किट पूरी कहाँ है? एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ना, पैरेलल में जुड़ गई। तो देखो जी, इस प्रणाली में प्रत्येक बिंदु पर एक समान वोल्टेज प्राप्त होती है, अर्थात इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। क्यों? सारे के सारे एक जगह जुड़ गए। अब जो हमारा ट्री वाला था वो बहुत लंबा तार था जी, उसमें से अपना कनेक्ट करते जा रहे तो वोल्टेज ड्रॉप डेफिनेटली ज्यादा है। अब इनके सबके टर्मिनल पर एक ही समान वोल्टेज है। प्रत्येक ब्रांच सर्किट या फ्यूज या एमसीबी अलग अलग होता है, जिसमें दोष का पता आसानी से लग सकता है। जिसमें भी फॉल्ट होता है वो एमसीबी डाउन, हमें पता है कि इस पंखे में दिक्कत है।
ठीक है जी। तो यहां डिस्ट्रीब्यूशन वाले में फॉल्ट का डिटेक्शन बड़ा इजी है। फिर यह है कि सर्किट को लोड के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। भाई हमें कोई नई सर्किट बनानी है तो नई एमसीबी पुट की और नई सर्किट डिजाइन कर दी, तो हमें लोड के हिसाब से हम लोग कम और ज्यादा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हमें सुविधा दी गई, और कम ज्यादा भी कर रहे हैं और सुरक्षित रूप में कर रहे हैं। लेकिन अब देखो, जब हम अलग अलग सर्किट बनाएंगे, जैसे डिसएडवांटेज में भी है, तो खुद अगर सोचे हम पढ़ने से पहले कि यार अगर हम अलग अलग सर्किट बना रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि तार ज्यादा है, महंगा ज्यादा है? तो ये एडवांटेज है और ये हमारे डिसएडवांटेज है। फिर ये भी है, जैसे हमें मान लीजिए सोचना भी है, तो इसे हमारे जो एक्सपर्ट आदमी होगा इस क्षेत्र में वायरिंग के, वो करेगा। लेकिन जो ट्री वाली है, इसे तुम भी कर लोगे, ट्री वाली आसान है। देखो जी, इस प्रणाली में तार अधिक लगती है। प्रत्येक ब्रांच या सर्किट में फ्यूज या एमसीबी लगे होने के कारण यह प्रणाली काफी महंगी होती है। याद हो गए जी? तो ये थी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन। अब दो देखो और है, ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई से लोड को कनेक्ट करने की कुछ विधियां हैं। जयप्रकाश तो बड़ा नाराज सा लग रहा दोस्त आज। ठंड मान रहा क्या? देखो क्या दिया है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सप्लाई से जोड़ने के तरीके हैं। पहला है हमारा टी और जॉइंट बॉक्स सिस्टम। टी या जॉइंट बॉक्स प्रणाली, देखो इस प्रणाली में जॉइंट बॉक्स या सीलिंग रोज का प्रयोग किया जाता है। ये बताओ सीलिंग रोज कितने लोगों ने देखा होगा? डायग्राम में नॉर्मल देखिए नहीं सीलिंग रोज, बड़ी सरप्राइजिंग चीज है। दीवार में लगाते हैं ट्यूबलाइट की लाइट को, वो तार को निकाल के उसमें सप्लाई भी देते हो। नहीं देखे? अब नहीं देखे तो फिर भाई उस उन्होंने देखा क्या, मेरी समझ नहीं आ रही। इसमें तो खैर हम वहां भी लगा सकते थे, वो हमने एसी के लिए छोड़ा हुआ। इस विधि में फेज तार को सबसे पहले स्विच से, फिर स्विच से लैंप को जोड़ते हैं। पढ़िए जरा लाइन को, क्या है डायग्राम बाद में दिखाएंगे, लाइनों को पढ़ो इसे। ये लाइन क्या बताती है? इस विधि में फेज तार को सबसे पहले स्विच से और फिर स्विच से लैंप को जोड़ते हैं। फेज तार में स्विच और उसके बाद में लैंप। न्यूट्रल तार को टी जोड़ लगाकर लैंप से जोड़ते हैं। अरे न्यूट्रल को नहीं जोड़ेंगे तो रास्ता कैसे पूरा हो जाएगा? यह प्रणाली अस्थायी वायरिंग के लिए प्रयोग की जाती है। यह अस्थायी वायरिंग के लिए प्रयोग की जाएगी। अब जरा इसे देखना कि इसका मीनिंग क्या था। देखो इसे टी जॉइंट पता है दोस्त, इसलिए कहा है न्यूट्रल को बताओ कैसे जोड़ना था? टी, इसलिए टी कहा है। ये हो गया वायर, ये हो गया जी, और इसमें से देख लो ये ऐसे कनेक्ट है, तो इसका जो शेप है न्यूट्रल के साथ में वो क्या है? देखो टी। ये हमारे क्या थे, यहां फेज वाला था, फेज में से एक पॉइंट को लाए, पहले क्या लगा? अरे दोस्त ये पहचानने को भी आती है यार, इसलिए डायग्राम लिए। तो पहले यहां पर क्या दिख रहा है आपको? एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड दिखेगा, इसमें से फेज को लाओ नीचे, स्विच लगाइए लैंप से पहले, और लैंप के दूसरे हिस्से को टी लगाकर न्यूट्रल से जोड़िए।
फिर देखो नेक्स्ट में भी यही तरीका है, फेज को पहले स्विच, इसके बाद दूसरे टर्मिनल को लैंप, और लैंप के दूसरे टर्मिनल को न्यूट्रल पे टी लगाकर सर्किट को पूरा करिएगा। ये टी है जी। अरे रेफरेंस थी, इसी से हम कंपेयर करेंगे ना बाकी को। तो अभी देखो याद रखने के लिए क्या था, नॉर्मली अगर हम बात करें जी, फेज था, पहले फेज से ले आए जी, इसके बाद अपना स्विच दिखाया जी, फिर अपना लैंप दिखाया जी, और फिर यहां अपना टी लगाकर न्यूट्रल से जोड़ दिया। एक नॉर्मल ये विधि थी हमारी। अब है देखो लूप इन। लूप इन नाम से क्या पता चल रहा है, लूप इन का मतलब है कंप्लीट लूप बनना। कंप्लीट लूप, लूप का मतलब है पूरा एक क्लोज्ड पाथ डिजाइन होना। अब देखो जरा इसमें क्या है, इस प्रणाली में जॉइंट बॉक्स या सीलिंग रोज का प्रयोग नहीं होता। क्या लिखेंगे कि इस प्रणाली में जॉइंट बॉक्स या सीलिंग रोज का प्रयोग नहीं किया जाता है। यार जब नाम ही जॉइंट बॉक्स या टी वायरिंग है, तो जैसे आपको कहा टी वायरिंग है, तो टी वायरिंग में बड़ा क्लियर लिख देना कि भाई जॉइंट बॉक्स का यूज होता है। लेकिन लूप इनमें जॉइंट बॉक्स का कोई लेना देना नहीं है। देखो यहां पर हमें क्या करना है, इस विधि में सभी जोड़ स्विच या होल्डर के टर्मिनल पर पूरे हो जाते हैं। मतलब जो भी जोड़ है वो कहां पर कंप्लीट करने, हमें स्विच पे या फिर होल्डर पर। अभी बताएंगे तुम्हें, समझाएंगे। ये तो ऐसी एक व्यवस्था है जो नॉर्मली हम जिसका अभी एग्जाम्पल दे ही रहे थे आपको। नॉर्मली हमें करना ये है, एक तार इधर से आया, हमें मान लिया इस लाइन को कहीं और भी लेकर जाना था, तो देखो आप ये जुगाड़ अपनाते हैं कि ये एक तार लिया, तार के बीच में से कट मारकर इसे लपेटा, एक ये तार हो गया जी, और एक इसका हिस्सा इधर हो गया, और इसे बीच को जोड़े हुए को तुम अपना होल्डर में जोड़ दो। तो एक तो सप्लाई से दे दिया और दूसरे वाले को तुम आगे ले गए। ठीक है जी। तो इसमें तुम्हें बीच में कहीं जोड़ने लगाना, उसमें सारे टर्मिनल हमारे होल्डर पर या स्विच पर पूरे होते हुए दिखेंगे। नॉर्मली अगर हम बात करें तो आप इसमें भी कंप्लीट कर सकते हो ये। जैसे आप ये देखते भी हैं कि आपने एक वायर को लेकर आए, आपने इसमें जो स्विच है इसमें अपना लगाया, और इसी छेद में एक और तार को रख के अपना नट को टाइट कर दिया, इधर से सप्लाई आ गया, और इसको कहीं और ले जाकर दूसरी तरफ भी अपना यूज कर लिया। एक ये जी, इस विधि में सभी जो जोड़ है वो स्विच व होल्डर के टर्मिनल पर पूरे हो जाते हैं। इस प्रणाली में एक फेज को ही दूसरे स्विच में लगाया जाता है जिससे लूप बन जाता है। तो वही तो हम बात कर रहे हैं भाई। इस प्रणाली में न्यूट्रल तार एक लैंप से होकर दूसरे लैंप में पहुंच जाता है। न्यूट्रल देना है, पहले एक लैंप से बांधो, इसी तार को नेक्स्ट वाले में बांधो, इसी तार को नेक्स्ट वाले में बांधते हुए चले जाओ। पहले इन लाइनों को पढ़ो तुम, डायग्राम बाद में दिखाएंगे तुम्हें। बस ज्यादा नहीं, 1 घंटा और लगेगा इसमें, फिर कंप्लीट हो जाएगा ये हमारा। ए छोटो, ए नेस्ती, बाहर जा, आंखें धुल के आ, मुंह धुल के आ। हाँ, मेरे से झूठ थोड़ा ही बोलेगा। नींद नहीं आ रही? अच्छा सच्ची बोल। आ रही थी थोड़ी थोड़ी ना। हाँ, ये भी बड़ा जरूरी है, जागते रहो। कल से आपकी क्लास सायकल 7 बजे से 10 बजे तक है दोस्त। तो कल से ये नींद से पीछा छुड़ेगा तुम्हारा। आराम से उठना, 12-1 बजे सो के। 12-1 बजे, शाम को 7 से 10। पता नहीं दोस्त, तू बड़ा चिंतित रहता है। सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे उसे। ये देखिए और को टोंट मारेगा कुछ। अरे नालायक। सब कुछ पूरा हो गया।
लगभग हो गया, वेरी गुड। देखो जी, अरे देखो, अगर यहां समझने में कोई दिक्कत है तो हम यहाँ बात करते हैं। अगर कोई दिक्कत है समझने में, देखो हमारे पास ये सप्लाई से एक तार आया है जी, और यहाँ हमारे पास में जी लैंप। तुमने क्या काम करना है, देखो कि ये जो ये वायर आया, इसे सीधे वायर को यहां लाओ। ठीक है जी, इस वायर को यहां लाना है। हमारे पास जो ये वायर है, यहां लाकर फिर इधर के लिए एक तार बांध दो। कितनी बार करते हैं यार हम लोग। फिर नेक्स्ट वाले में देखो, इसे यहां बांधो और फिर नेक्स्ट में भेज दो। नहीं करते? तो ये व्यवस्था है, जैसे डायग्राम में तो बड़ा टेक्निकल बना रखा है, ये यही तो है। तुम इसे लाई यहां, ज्वाइंट कर दिया। मैंने बताया तो कि तार को, या फिर एक काम करो ना, तार का इंसुलेशन हटाओ, लपेटो जी, होल्डर में रखो और नट को अपना टाइट कर दो। तो एक सप्लाई का हो गया, दूसरे को अगले वाले में भेज दो। तो एक को आपने सीधे यहां भेज दिया और यहां से फिर आगे देखो, फिर नेक्स्ट वाले में भेजा, फिर ये भेज दिया। अब इसमें जो न्यूट्रल है, हमने न्यूट्रल, बताओ इस पॉइंट में क्या लिखा है न्यूट्रल। न्यूट्रल को नेक्स्ट वाले से जोड़ते हुए चलेंगे। देखो हमारे पास में ये वाला न्यूट्रल था, हमने देखो न्यूट्रल यहां से ले गए जी, न्यूट्रल। अब हमारे पास में यही वाला न्यूट्रल है, देखो इस न्यूट्रल से, न्यूट्रल को एक तरफ बांधा, एक तरफ बांध के, यहां बांध के इसे अगले के लिए भेज दिया, नेक्स्ट के लिए। भाई तू अगले के लिए, नेक्स्ट के लिए भी जा। अब देखो जब एक तरफ न्यूट्रल बन गया, ये स्विच है, ये स्विच से अपना सर्किट होगी हमारी पूरी, इसकी बंद करेंगे तो सर्किट होगी पूरी, चलेगा। फिर नेक्स्ट वाले में गए हम लोग, नेक्स्ट वाले के न्यूट्रल में फिर देखो ये बांधा, ये नहीं है बीच में, ये गलत है। न्यूट्रल में एक तरफ न्यूट्रल में बांध दिया और नेक्स्ट वाले को फिर न्यूट्रल से आगे भेज दिया। तो देखो सारे जो टर्मिनल या सारे जो कट हमने लगाए हैं वो कहां पूरे हुए हैं? अरे पॉइंट पे यार। भाई इसका कहां हुआ? लैंप पे। इसका कहां हुआ? स्विच पे। तो ये कहलाया हमारा लूप इन। अब देखो इस वाले में डिफरेंस क्या था? सीलिंग रोज से हम लोग लाए नॉर्मली, एक हम फ्यूज लाए, वो फेज लाए, एक हम न्यूट्रल लाए, सर्किट पूरी हो गई। एक सिंपल सा तो फॉर्म है ये भी, बस में ध्यान देना है लैंप से पहले हमने स्विच लगाना है। ये किस में भाई? फेज में लगता है स्विच हमेशा। तो एक तो ये सिस्टम था। अब एक हम लोगों ने जो सिस्टम अपनाया है, ये सिस्टम हमारा ये है, जैसे तार को लाए जी हम लोग, फेज को लाए हमने, एक साइड में अपना बांधा, फिर नेक्स्ट पे अपना भेज दिया। यही काम हमें न्यूट्रल का भी करना है। तो न्यूट्रल को हमें, एक ही न्यूट्रल को कंटिन्यू लेकर चलना है इसमें। तो न्यूट्रल लाए, एक सिरे पर अपना बांधा जी हमने, नेक्स्ट के लिए भेज दिया, न्यूट्रल इसके साथ रास्ता करेगा पूरा, यानी कि लूप बनाएगा, फिर अपना नेक्स्ट वाले के लिए भेज दिया। तो इसमें हमें किसी भी तरह की सीलिंग रोज की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो कई बार पहचानने को आ जाएगा दोस्त, ये रहता है हमारा लूप इन सिस्टम। तो एक ट्री है, यार तो मैंने लग रहा है सारे इंडिपेंडेंट है, ये सारे इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड थोड़ा ना कर रहे लोड। तुम इसे ओपन रखो, ओपन रखो तो ये पूरी नहीं है ना, लेकिन ये न्यूट्रल तुमने पूरा कंप्लीट कर रखा, तुम इसे बंद कर दो तो ये जलेगा, वो नहीं काम करेगा। तो सारे स्वतंत्र है, सारे तो यहाँ भी स्वतंत्र है, वो तो बात है ही नहीं, सारे तो यहाँ भी स्वतंत्र है, यहाँ कौन सा डिपेंड कर रहे हैं। तुम्हें जो लोड जलाना है वही तो स्विच बंद करोगे, उसे चला लोगे। स्विच की तो बात ही नहीं, बात है वायरिंग करने के तरीके से। स्विच का तो स्वतंत्र है सारे के सारे ये। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं कि वायरिंग करने के क्या क्या प्रकार है। वायरिंग करने के क्या क्या प्रकार है ये देखिए जरा।
टाइप्स ऑफ वायरिंग, सबसे साधारण सस्ता वाला क्लीट वायरिंग। यह एक अस्थायी वायरिंग होते हैं। ये भी कई बार पूछ लेता है कि क्लीट किसके बने होते हैं, तो देख लो इसमें पोर्सलिन या फिर लकड़ी के, ज्यादातर जो बने होते हैं वो पोर्सलिन के बने होते हैं, पोर्सलिन या लकड़ी के। अब पोर्सलिन किस किस मटेरियल का मिक्सचर है दोस्त बताओ, ए शांत बैठो, वो बताएगा। पोर्सलिन किस किस मटेरियल का मिक्सचर है? देखो, अच्छा सच बोलो, हमने लिखाया नहीं? लिखाया, लिखाया ना, देखो बकायदा। हम अपना मूड क्यों खराब करें? क्लीन फ्लैट्सफर्स और क्वार्ट्ज से। देखो क्लीट वायरिंग, क्लीट वायरिंग को जमीन से लगभग 2 मीटर की ऊंचाई पर किया जाता है। तो बेटा डाटा में क्या हो गया, देखिए 2 मीटर की ऊंचाई पर किया जाता है। दोस्त पंखा कितने ऊपर लगाएंगे, कोई नहीं बोलेगा? 2.5। और लाइटें 2.25। वेरी गुड। अब बेटा आप लोग बताओ जरा। नहीं नहीं, आज तुम्हें नहीं, आज ये बताएगा। जो स्विच बोर्ड है वो जमीन से कितने ऊपर लगाए? 1.5 मीटर। पावर सर्किट में कितनी पावर होती है, पावर रेटिंग क्या है? 3000। सब सर्किट पॉइंट कितने बनाओगे? 2। पावर में 2, लाइट वाले में 10 और 800 वाट। चलो बेटा आप बताओ मुझे, आई रूल 54 क्या कहता है? नहीं, वो छोरा। वो तो 77 है, ये तो दूसरे ने बोल दिया। आई रूल 54 क्या कहता है? अच्छा सच्ची बोलो, मैंने आज ही पढ़ाया कि नहीं? मैंने आज ही पढ़ाया आई रूल 54 और 55, और साथ में बताया फिर तुम्हें ये वाला वोल्टेज ड्रॉप कितनी होनी चाहिए। चौवन और 55। 55 क्या कहता है? आई रूल 48 क्या कहता है बेटा? गौरव के बराबर में 48। बोलो बढ़िया से, बोलो बोलो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, मैंने रिवीजन में भी तुम्हें कितने आई रूल बताए थे? कितने? 9? 9 या 10 ना? मतलब जो पूरे तो पढ़ाए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट कितने बताए थे? 9 या 10 बताए थे ना इंपॉर्टेंट। उनमें से ईमानदारी से बोलो 48 49 कहा था कि नहीं इंपॉर्टेंट? वही तो कहा था मैंने, 28 35 35 जो डेंजर नोटिस वाला, 39 बिजली चोरी और बिटुमिना वाला, 48 49 54 55 77 79 80 बोला था, और 90 तो हमें पता अर्थिंग से जुड़ा हुआ है। तो ये 9 कहा था मैंने, 9 या 10। अब तो मेरे हिसाब से कम ज्यादा नहीं 10 बार तो मैं क्लास में बोल चुका हूँ इन्हें। मतलब 1-2 बार पढ़े, लेकिन सर आप इतनी बार बता दिए कि सर अब तो याद हो गए होंगे, लेकिन वही है कि सुना हो, और मैं बार बार बोल रहा यार ये जरूरी है। चलो जी, अब देखो दो क्लेट की आपस की जो दूरी है, जो दो क्लेट लगाओगे, क्लेट बनी होती है पोर्सलिन या लकड़ी की, ज्यादातर बनी होती है पोर्सलिन की, और पोर्सलिन होता है क्वार्ट्ज, फ्लैट्सवार और काइलिन का मिक्सचर। इंपॉर्टेंट में मेंशन है जब हम इंसुलेटर पढ़ रहे थे, चीनी मिट्टी। तो दो क्लेट की आपस की दूरी 30 से 60 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, 30 से 60 तक होनी चाहिए इतनी। फिर ये कह रहा है, देखो पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड,
और बेटा VIR का होता है वुल्केनाइज्ड इंडिया रबड़। नॉर्मली जिन पर इंसुलेशन रबड़ का हो या जिन पर इंसुलेशन पॉलीविनाइल क्लोराइड का हो, तो ऐसे वायर को ही क्लीट में हम लोग रखेंगे। कहने का तात्पर्य जो बेयर कंडक्टर बिना इंसुलेशन वाले तार होते हैं बेटा क्लीट वायरिंग में, उन्हें नहीं रखेंगे। तो अब देखो इंपॉर्टेंट, ये क्लीट वायरिंग एक साधारण वायरिंग होती है जिसे हम अस्थाई कहेंगे। क्लीट हमारे पोर्सलिन या लकड़ी के बने होंगे और इसे 2 मीटर की ऊंचाई पर हम लोग करेंगे, यानी 6 फीट के आसपास। ये 30 से 60 सेंटीमीटर हो। अब देखो इसे देखकर शायद आपको कुछ याद आए, कहीं अगर पुरानी जगह देखा होगा, ये होती है जी क्लीट वायरिंग। देखो क्लीट वायरिंग में बेटा दो अगर ये गड्ढे हैं तो आप 2 तार रखिए इनमें, और 3 ग्रूव कटे हुए हैं तो मतलब आप 3 रखिएगा, है जी। तो ये कहलाती है क्लीट वायरिंग। आप नॉर्मल है इनमें बस ये लगाइए, तार को रखिए और ऊपर से अपना टाइट करते चले जाइए, है जी। तो बड़ी साधारण सी ये फिटिंग होती है, बहुत साधारण व्यवस्था है, लेकिन यही है कि अस्थायी रूप से आप इस्तेमाल करिए। वैसे बहुत अच्छी या फेमस नहीं है। चलो जी, ये देखी होगी आप अपने पुराने स्कूल कॉलेजेस में, अपने पुराने, देखो मैं बताता हूँ, आपने अपने पुराने जमाने के स्कूलों में, पुराने हॉस्पिटल में भी सरकारी में लकड़ी की फट्टी जैसी देखी होगी, उस पे तार नहीं देखे आपने? तो यही हम बात कर रहे हैं। ये होता है कि यह सबसे सस्ती और पुरानी वायरिंग की विधि है। यह वायरिंग लकड़ी की बैटन पर की जाती है, लकड़ी की जो बैटन होती है उस पर करते हैं, लेकिन इसे हम ऐसी जगह ही करेंगे यार जहां नमी वगैरह कम हो। फिर देखिए लकड़ी के बैटन की मोटाई 12 mm हो, लकड़ी के जो बैटन है, जो फट्टी टाइप हम लोगों ने ली है, 12 mm मोटाई हो तथा चौड़ाई 12 mm से 35 mm तक हो सकती है। जो चौड़ाई है वो 12 से 35 mm तक हो सकती है चौड़ाई, और लंबा मोटाई कितनी है जी? 12 है। फिर ये है देखो, इसमें CTS और ज्यादातर हम टफ रबड़ सीटेड TRS का ही यूज करते हैं, हम लोग तारों का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये कुछ और बीमारी नहीं। आप देखो एक होता नॉर्मल PVC वाला जो केबल वेबल आजकल आते हैं, और एक जो वायर मिलते हैं हमें जिनके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है इंसुलेशन की, और फिर ऊपर लेयर चढ़ी होती है एक हार्ड टाइप, आप देखते होंगे नॉर्मल, चलो प्लास्टिक टाइप ही समझ लो उदाहरण के तौर पर, तो एक लेयर स्ट्रॉन्ग वाली यानी कि मजबूत वाली लेयर चढ़ी होती है। तो ये हमारे हो गए टफ रबड़ सीटेड यानी TRS वायर बोलते हैं उनको। तो बस उनके लिए अपना इस्तेमाल करिए। तो इसे नॉर्मली हम लोग, बहुत पुरानी विधि है, अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो आप जब भी सरकारी कॉलेज में स्कूल्स में जाएंगे पुराने जमाने के जो बना हुए, तो उनमें लकड़ी पर, लकड़ी की बैटन पर आपको ये वायरिंग देखने को मिल जाती है जी। सबसे सस्ता ये है। क्लीट वाले को तो ये है ना कि टेम्परेरी अस्थायी रूप से करते हैं, क्लीट वाले को लंबे समय के लिए नहीं करते हम लोग। ये ये वाला तो हमने बहुत, ये तो अभी तक चला रहा है पुराने टाइम का करके यार। ये तो केसिंग केपिंग सुधरावा रूप भी बोल सकते हैं, और वैसे तो इसका सुधरावा रूप ये भी बोल सकते हो आप, जो सरफेस पे पाइप वाली करते हैं हम लोग। मतलब तरीका यही, लेकिन उसमें हमारे पास में ये सुविधा है दोस्त कि हमें वहां TRS वायर का यूज करना कंपलसरी नहीं है। नॉर्मल जो लोग PVC वाले इंसुलेशन वाले वायर होते हैं हम उनको इस्तेमाल करते हैं। फिर ये देखो जी, तुम्हें याद आएगा अपने स्कूल कॉलेज का, अगर तुम पुराने कहीं पढ़ाई वढ़ाई की आपने, ये डिप्लोमा में है, गांव में भी है। ये देखो जी, रेलवे वेलवे के क्वार्टर में भी यही मिलेगी आपको ना, सरकारी जो पुराने बने हुए हैं। चलो जी देखो, दो जो इन पे ये गिट्टियां लगी है ना, ये तो दो गिट्टियों के बीच की दूरी 75 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। दो क्लिपों के बीच की दूरी क्षैतिज स्थिति में 12 सेंटीमीटर
ये डाटा नहीं आएगा, ये आ सकता है। और लास्ट पेज पर जो दिया है कि 12 mm और 12 से 35, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर दो क्लिपों के बीच की क्षैतिज जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर और ऊर्ध्वाधर स्थिति में 18 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डाटा हो जाएगा, इसे करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ये तो फोटो देखते ही अगर तुम्हें एग्जामिनर पूछे तो तुरंत बोल देना कि ये है, इनके तो फोटो भी पहचान लोगे तुम। ये जो दो गिट्टी 75 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब ये मानो उसमें जो हम चाहे क्लेच की बात कर रहे थे, चाहे आगे सैडल्स की बात करेंगे, सब में 60 की रेंज में होती है। तो 75 भी 60 के पास में ही है। ये तो थी, ये तो क्लेट वायरिंग नहीं, पहले बाद में नहीं से तो हम अभी यूज करते हैं क्लेट वाली को। क्लेट वाली तो जहां हमें कुछ दिन के लिए टेम्परेरी वायरिंग करनी है, हाँ जैसे उसने सही दिया कि कहीं मेला वेला लगा है, टेम्परेरी हमें सप्लाई भेजने, तो करते हैं हम आज भी। उखाड़ के फिर अपना कहीं और ले जाओ, तो ये तो अस्थायी रूप है हमारा। ये तो स्थायी रूप था हमारा ना टीआरएस वायरिंग वाला। स्पेशली डिजाइन होती है टीआरएस। अब एक सर्च करना देखो, जिसमें तार के ऊपर भी एक इंसुलेशन हार्ड वाली लेयर चढ़ी होती है और इसके ऊपर फिर हम लोग एक और लेयर लगाते हैं, हीट वगैरह से रजिस्टर प्रभाव ना पड़े। तो ये टफ रबड़ सीटेड वाली होती है, हार्ड वाली जो रबड़ की इंसुलेशन है ना वो इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मतलब महंगी तो पड़ेगी। एक होती है लेड सीटेड वायरिंग, देखो जी आप बात कर रहे थे कि इसकी तरह ही होती है, ये भी है। कहा? नमी वाले पर, जहां नमी ज्यादा है तो ऐसी जगह आप यूज करेंगे। तो इसमें हम लोग लेड का एक पाइप लेंगे और उसके अंदर से हम वायरिंग करेंगे। देखो हम लोग हैं लेड शीटेड वायरिंग, इस प्रकार की वायरिंग सीटीएस और टीआरएस वायरिंग की तरह ही होती है। देखो इस प्रकार की वायरिंग में वुल्केनाइज्ड इंडिया रबड़ के साथ इंसुलेटेड कंडक्टर लगे होते हैं और लगभग 95% लेड युक्त लेड एल्यूमिनियम मिश्र धातु के बाहरी शीट से ढके होते हैं। मतलब जो वायर है उनको वैसे ही नहीं छोड़ रहे हम, लेड की, भाई ज्यादातर तो लेड ही है, लेड के एक कवर से हम लोग इसको ढक के रखते हैं। तो ये हो गया हमारा लेड सीटेड वायरिंग। यह धातु सीट केबल को यांत्रिक चोट, मैकेनिकल इंजरी, नमी और वायुमंडलीय क्षरण से सुरक्षा देता है। मतलब डायरेक्ट अगर तुम लोग इसे तुम तोड़ना छिलना शुरू करोगे तो डायरेक्ट एकदम ये नहीं है कि इंसुलेशन हटाई तुरंत वायर आ गया। तो सबसे ऊपर आपको लेड का प्रॉपर कवर मिलेगा, पहले उसको हटाओगे, उसके बाद अंदर इंसुलेशन मिलेगी, तब जाकर आपको वायर मिलेगा। तो एकदम स्ट्रॉन्ग भी रहता है, हार्ड होता है, नमी का असर नहीं पहुंच पाता कंडक्टर तक। लेकिन भाई पेपर के लिए तो फिर ये बनी है, केसिंग कैपिंग, क्लीट वायरिंग। पढ़ना जरा, केसिंग कैपिंग देखिए आपने? अरे भाई केसिंग वायर को रखिए फिर ऊपर से फिट कर दो। तो देखिए जी, केसिंग और कैपिंग आकार में समान तथा निर्माण पीवीसी से होता है। इनका आकार, ये आकार है देखो 38-12 mm, जब हम कम वायर हम लोग लगाएं, 50 और 19, 64 और 19, 76 और 25, 89 और 32 mm होता है। ये साइज मत याद करिएगा, मतलब समय खराब करोगे, साइज नहीं काम के। केसिंग को गिट्टियों पर लगाने के लिए गिट्टियों की आपस की दूरी, हमने बेटा बार बार ये कहा है कि ये जो आपस की दूरी की बात है ये क्लीट की, गिट्टियों की, ये 60 की रेंज में मिलेगी।
ठीक है जी। तो कितनी है जी? 60 सेंटीमीटर। देखो इसका फोटो में देखना आप, ये वाला। अभी दिखाते हैं फोटो। वायरिंग करने के बाद केसिंग केपिंग को वर्निश या पेंट अवश्य करना चाहिए। करते नहीं अलग बात है, लेकिन रूल कहता है कि करना चाहिए। फिर ये दिया है कि केसिंग को कसने के लिए, भाई केसिंग को तुम किसी एक को दीवार से तो आप कुछ टच करोगे ही ना, कुछ टाइट करोगे पेंच वे से। तो केसिंग को कसने के लिए 35 mm के पेंच तथा कैपिंग को कसने के लिए 15 mm के पेंच लगाने चाहिए। केसिंग केपिंग वायरिंग का उपयोग घरों में, कार्यालयों में और छोटे उद्योगों में किया जाता है। हमारे यहाँ भी गांव में जो पुराने 2 कमरे थे बहुत पुराने, तो उनमें खुदाई उदाई तो हो नहीं रखे थे, तो सब में हम लोगों ने यही वायरिंग करवाई। जल्दी भी हो जाती है, फटाफट से हो जाती है जी। दीवार पे तो होती है केसिंग, ऊपर कैपिंग। कैप नहीं लगाते, कैपिंग ढक्कन लगाते हो, कैप। ये रहा जी। ये तो जैसे पाइप दिखा दिया ना, इनके ऊपर जैसे रखेंगे वायर, इसे फिट करेंगे, तो ये तो पाइप वाले पूरी व्यवस्था बनी हुई दिखा दी है। ये होता है नॉर्मली। ये रखा है देखो केसिंग, इसमें रख देंगे 35 mm और इसके ऊपर वही अपना 12-15 mm है ना, इसके ऊपर फिर टाइट कर देते हैं कैपिंग से। कैप याद रखना जी। अरे वाह, हाँ। ये भी देखी होगी, बहुत लोगों के गांव में घरों में होगी। नीरज बाबू तुम्हारे यहाँ कौन सी है? सवाल तो ये है ही नहीं। अबे घर में वायरिंग तो होगी, फिटिंग तो होगी। ए भाई, बात वो नहीं कि बिल दे रहे नहीं दे रहे, बात वो है कि घर में सुरक्षा की दृष्टि से कुछ तो किया होगा। क्या किया? तेरी पढ़ाई लिखाई का कुछ तो फायदा होना चाहिए। देखो जी, कंड्यूक्ट वायरिंग होती है 2 प्रकार की। और टीवी जल गया तो सरफेस और कंड्यूक्ट वायरिंग, अरे होती है ना। अरे ये सरफेस पे की जाएगी। कई बार इसके डायग्राम को देखकर दिखाकर भी पूछ लेता है कि ये कौन सी वायरिंग स्कीम है। नहीं, केसिंग कैपिंग है तो सरफेस पर है, होती तो सरफेस पर है। रुक जा, होती तो टीआरएस वाली भी सरफेस पे ही है बाहर। सबके अलग अलग महत्व है, लेकिन ये हमारी बिल्डिंग का नहीं है। अरे नहीं, ये है ना, ये हाँ, ये बिल्डिंग का नहीं है दोस्त। बिल्डिंग में यहाँ 1.5 फीट का पूरा बीम है, ठीक है जी। तो ये तो दीवार पे ही है। ये हमारे यहाँ दीवार बाद में बनी और लेंटर पहले है, ठीक है जी। स्ट्रक्चर है पूरा, तो टेंशन ना लो आप, बहुत मजबूत बिल्डिंग में बैठे हैं। लगभग 8.5-9 तक झेल जाएगी ये भूकंप को।
8:30 तक तो 8 तक तो झेल ही जाएगी दोस्त, हैं? अरे 5-6 तो अभी भी आगे चला गया, हैं? परसों ही आया। अरे 3-4 बार आ चुका, 3-4 बार आ गया। हम तो अपना खाना खा के भैया सो जाते हैं, इसके बाद भूकंप आए कुछ आए। हाँ जी। तो ये होती है जी कॉन्सील्ड कंडक्ट वायरिंग, और सबसे बेस्ट वायरिंग की कैटेगरी में यही है, सबसे बेस्ट वायरिंग की कैटेगरी में ये आती है। दूसरी बात, ये जो सरिये है ना, ये सरिये इतने पतले नहीं है इस बिल्डिंग में, इसमें सारे 32 और 25 mm के सरिये हैं, तो ये भी पतले हैं। तो ये तो फोटो कभी तुम सोचो बिल्डिंग का है, घबराओ, बिल्डिंग का नहीं है। ये तो ये दिखाया है दोस्त की दीवार काट कर देखो ये बना दीजिए, ये सब इंटरनल है, तो देखने में भी बढ़िया है जी, कुछ ऐसे दिखाई नहीं देगा, बढ़िया है और फिर सेफ भी है। नहीं नहीं नहीं, कठिन तो है लेकिन सही करना कठिन नहीं है, इसमें फोल्ड का चांसेस बहुत कम है, चांसेस कम है। उस सर्किट तो सबके अलग अलग है ना, आप समझे नहीं, ये वायरिंग तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन वाली ही कर रहे हैं, ये तो तार को फैलाने के तरीके अब पढ़ रहे हैं, वायरिंग के तरीके तो हमने वही पढ़े ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग ही तो करेंगे सब में। तो उसमें फोल्ड को देखना इसलिए आसान है कि अगर ये है तो बस एक ही इसी के सर्किट का, इसी के तार को बस चेक किया जाएगा, बाकी नहीं। कंडक्ट पाइप इनेमल पेंट या गैल्वेनाइज्ड ही प्रयोग में लाना चाहिए। दूसरी चीज है, कंडक्ट पाइप के सिरे पर चूड़ियां भाई एक दूसरे से जोड़ेंगे 12 mm से कम तथा 25 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। पीवीसी कंडक्ट पाइप की मोटाई 1.5 mm से कम ना हो, मतलब कम से कम 1.5 mm तो हो, क्योंकि 1 mm का तो आप कम से कम तार ही डाल रहे हो, इससे ज्यादा ही होता है वैसे, ये तो मानक दे दिया कि भाई इससे तो ज्यादा ही मोटा अपना पाइप हो। सुरक्षा की दृष्टि से भी बढ़िया है, देखने में बढ़िया, मैकेनिकल, ये देखो इसके कुछ फायदे भी हैं। अभी तुम्हें वायरिंग से संबंधित कुछ जैसे फोटो है, ये एल्बो होता है, ये 90 पर घुमा देगा, कनेक्टर्स ये होते हैं, जैसे सैडल्स अभी दिखाएं, तो ये सारी चीजें दिखानी है अभी। इस प्रकार के वाइंडिंग की यांत्रिक सुरक्षा काफी अच्छी होती है, जो हम वायरिंग कर रहे हैं ना, काफी अच्छी मिल जाएगी यांत्रिक सुरक्षा। इस प्रकार आग और पानी का प्रभाव नहीं पड़ता इस पर। फिर इस प्रकार के वायरिंग में लघु परिपथ होने से आग लगने का खतरा बहुत कम होता है। फिर ये भी कहा, इस प्रकार के वायरिंग की कीमत अधिक होती है। ठीक है जी, पहले काटेगा, दीवार को काटेगा, पाइप रखेगा, फिर वायरिंग में भी इसमें टाइम लगता है। कम से कम देखो ना, पूरा सेंटेंस पढ़ो, कम से कम यानी इससे मोटे हो यार, 1 mm का तो तुम्हें तार ही डालना है ना, तो वो कम से कम मानक रखा है। बाकी तो आप देखते होंगे इतना मोटा भी पाइप आप लेकर आते हो जिसमें तार, और एक हमारे फ्लेक्सिबल वायर भी होते हैं। फ्लेक्सिबल वायर दिख रहा है इसमें कोई? अरे नहीं, इसमें इसमें नहीं दिख रहा होगा, एक ऐसे रबड़ वाला फ्लेक्सिबल पाइप जिसे कहीं भी मोड़ मार लेते हैं भाई। इस प्रकार के वायरिंग की कीमत अधिक होती है। अगर समय लगे तो इस टेबल को याद कर लेना, याद क्या करना, एक बार देख लेना अगर समय हो तो। देखो क्लीट वायरिंग है दोस्त, केसिंग और केपिंग है, बैटन है और कंड्यूक्ट है। हमने कुछ मानकों को मानकर कुल मिलाकर ये कह सकते हो कि जो हमने अब तक पढ़ा है ना, उसकी क्रीम ये है, ये टेबल। जैसे लाइफ है, उम्र किसकी अच्छी होती है। क्लीट वायरिंग हमने अभी कहा है बड़ी शॉर्ट टाइम के लिए अस्थायी रूप से अपना इस्तेमाल करेंगे, तो शॉर्ट है। कैसिंग और कैपिंग की थोड़ा ठीक है। फिर बैटन वायरिंग की लंबी उम्र होती है,
और हमें पता है कंडक्ट वायरिंग की तो फिर बहुत लंबी उम्र होती है। फिर हमने कहा है जी कॉस्ट किसका है, देखो सबसे कम होती भी है टेम्परेरी अपना। इसके बाद में केसिंग केपिंग में मीडियम, ना कम ना ज्यादा। बैटन में भी यही है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ है, कंडक्ट में। कंडक्ट ये वाली जो रखे है ना, खासकर कंडक्ट में कॉन्सिल्ड जो अंडरग्राउंड हम लोग कर रहे हैं। एक है मैकेनिकल प्रोटेक्शन। देखो जी इसमें तो कुछ सुरक्षा आपने दी ही नहीं, तारी तो खींचा है तो कुछ सुरक्षा तो आपने दी नहीं। कैसिंग और कैपिंग में, कैसिंग और कैपिंग के अंदर तार रहता है तो थोड़ा सा ठीक है। इसके बाद में है बैटन में आपने नॉर्मली तार को रखा है तो कोई यांत्रिक सुरक्षा नहीं दी, आप जाकर इस पे कुछ भी हथौड़े से हल्का चोट मारेंगे तार टूट भी सकता है और इंसुलेशन खराब भी हो सकता है, तो इसमें भी कोई नहीं। लेकिन सबसे अच्छी है इसमें कॉन्डक्ट वायरिंग में। आग की अगर हम लोग पॉसिबिलिटी ऑफ फायर की जैसे बात कर रहे हैं तो हमने कहा जी क्लीट वायरिंग में, क्लीट वायरिंग में हम पॉसिबिलिटी ऑफ फायर इसलिए नहीं कहते क्योंकि एक तो ठीक ठाक अपना ऊंचाई पर लगा दी, और अगर हम देखें तो हमने टेम्परेरी यूज की है बहुत लो वोल्टेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि जी बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा चांसेज ऐसा नहीं है जी। अगर कुछ ऐसा होता भी है तो आसानी से सुरक्षा प्रदान भी की जा सकती है। दोस्त एक हमने दिया है कैसिंग और कैपिंग में, फिर इसमें जो संभावना है आग की वो ठीक ठाक संभावना है क्लीट, कैसिंग और कैपिंग में। क्यों है मैं बता दूं, क्योंकि दोस्त देखो इसमें नील इसलिए लिखा है क्योंकि यहां जलने वाली प्लास्टिक या जलने वाली लकड़ी नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने रख दिया नील। अब इसे आप कैसिंग और कैपिंग को आप पीवीसी यानी एक प्लास्टिक जैसी शेप वाली कैसिंग और कैपिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका जलने का ज्यादा खतरा है। मोमबत्ती लगा दो तो इसका जलने का ज्यादा चांसेस है आग लगने का। फिर बैटन वायरिंग में लकड़ी है तो वो भी आग बहुत जल्दी पकड़ती है और इसमें भी ऐसा जलने का कोई खतरा नहीं है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डैम्पनेस, ये हमारी जैसे ये, रुको एक मिनट, डैम्पनेस का ये होता है इसका मतलब वही है नमी, प्रोटेक्शन। नमी से इसमें कोई सुरक्षा नहीं है, इसमें थोड़ी सी सुरक्षा है। आपने कैसिंग लगा दी भाई, इसमें कोई सुरक्षा नहीं है, वायर को आपने बैटन पे रखा हुआ है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी सुरक्षा है। अगर लेबर रिक्वायर्ड की बात करें तो देखो हाईली स्किल्ड इसमें चाहिए, इसमें सबसे ज्यादा, इसमें भी जैसे हाईली स्किल्ड लिख दिया लेकिन ठीक ठाक नॉर्मल सा आदमी काम कर लेता है कैसिंग और कैपिंग में, तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, इसमें भी किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। इन दो में इसमें भी ज्यादा एक्सपर्ट की जरूरत नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। इंस्टॉलेशन अगर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा तो ये डिफिकल्ट इसी का पड़ेगा। इंस्पेक्शन अगर करना है तो सबसे मुश्किल यही है जो अंडरग्राउंड यानी कि पूरा दीवार के अंदर है। अगर रिपेयर करेंगे तो सबसे मुश्किल दोस्त इसी का रिपेयर है। अगर पॉपुलरिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर भी यही है। कौन सी जी, कंडक्टर, ये जो कॉन्सेल्ड वायरिंग। धन्यवाद, ये भी जरूरी ना। फोटो, अच्छा इसका, अरे हमारा क्या खींच रहे यार, हमारा कहाँ खींच दो तुम फोटो। वो तो वर्कशॉप में करते हैं हम लोग, ये घरों के लिए थी।
नहीं नहीं, ये तो सब हमारी कॉन्सिल्ड में आती है। ये छत काट के नहीं गिना, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ना, देखो ये तो इसलिए तुम्हें दिख गया ना क्योंकि वो हटा रखा वहां से। तो वो तो हटा दें, अगर सीमेंट हटा देंगे तो तुम्हें पाइप भी दिख जाएगा। लेकिन ये सब देखो दिख नहीं रहा ना पाइप बाहर, सब कॉन्सिल्ड वायरिंग की कैटेगरी है ये। किसके? नहीं नहीं, छत के अंदर तो आजकल ट्रेंड बंद कर दिया ना, जब से ये सीलिंग चली है तो छत के अंदर का ट्रेंड ही बंद कर दिया। लेकिन आती वो कैटेगरी में कॉन्सिल्ड वाली ही है, जिसमें पाइप बाहर दिखे वो सरफेस है, जिसमें नहीं दिख रहा है वो हमारी सब कॉन्सिल्ड वायरिंग है। तो इसमें तो इसलिए दिख रहा है ना, ये हिस्सा हटा रखा है तो इसलिए दिख गया, नहीं तो कहाँ दिखता तो है। फिर इसी में एक नॉर्मल एक पाइप आप देखते होंगे ना, एक मुड़ा हुआ फ्लेक्सिबल वायर नहीं होता पाइप, जिसे खींच भी लेते हैं, जिसे कहीं भी मोड़ लेते हैं। हाँ, सिंक के नीचे भी लगा रहता है ये जी। तो बाकी अपना नेक्स्ट सेशन का मैं अपडेट देता हूँ आपको। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे वाइंडिंग को, ठीक है जी। है वाइंडिंग या इंसुलेशन इल्यूमिनेशन को डायग्राम। हाँ हाँ, वो ले लेंगे एक ना, वो एक्स्ट्रा में जुड़वा दूंगा मैं बैंड बैंड के इनके ना। अरे छोटू, बड़ा खुश लग रहे हो। 21 तारीख याद है ना? मेरा बर्थडे कितनी बार मनाओगे? जयप्रकाश के मना दे क्या एक दिन? अब तो मैं जिस दिन बर्थडे हुआ ना तो मैं दिखूंगा भी नहीं, अगली बार बर्थडे पे मैं सीधा अपना कहीं घूमने चला जाऊंगा। इस बार मेरी वो हालत की है ना, इस बार तो मैंने बर्थडे पे आराम से कहीं बढ़िया से एक होटल बुक करूंगा, अकेला ही अपना सीधे जाके अपना बैठा रहूंगा, आराम से मूवी भी देखूंगा, थोड़ा बहुत घूमूंगा बस, या केदारनाथ चला जाऊंगा। खाना बता रहे, अगले दिन भी नहीं खाया मैंने। मतलब डकार भी जो आ रही थी ना, तो वही वही अंदर से केक वाली डकार आई 2 दिन तक। चलो जी फिर है। अरे तो साल कुछ ज्यादा ही हो गया ना। चलो जी, धन्यवाद, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं बेटा, है रिवाइज वाइज करते रहिए अपना। जी तरह भाई, प्रभु सफलता दे दो मैं